वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे जो ओवरऑल सियासी सूरत हाल है। एक तरफ तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो चेयरमैन हैं उनकी जो कानूनी चैलेंजेस हैं, एक केस में अगर उनको कोई रिलीफ मिलता है तो फ़ौरन एक दूसरे केस के अंदर उनकी रिमांड हो जाती है या उसका ट्रायल शुरू हो जाता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एज अ जमात उसके जितने मसाइल हैं और जो प्रेशर्स हैं वो कम होते हुए नज़र नहीं आ रहे। दूसरी तरफ हम बात करेंगे जो इलेक्शंस के हवाले से गैर यकीनी की सूरत हाल है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को पिछले दिनों में रिलीफ मिला। उनके एक जो तोशाखाना केस था उसमें उनकी सज़ा मुअत्तल हुई, मगर जो वो इस वक्त अटक जेल में हैं वहाँ से उनकी रिहाई नहीं हो सकी क्योंकि वो एक और केस में भी गिरफ़्तार हो चुके हैं और उसमें अब उनका जो ट्रायल है वो चलेगा और अटक जेल में ही चलेगा। उस हवाले से कहा जा रहा है कि समाअत भी हुई है और उसके बाद उनकी जो कानूनी टीम है उसके एक रुकन सलमान सफ्तर साहब ने आज मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ये काबिल मज़म्मत है जो इस तरह प्रोसीडिंग्स हुई हैं। उन्होंने कहा FIA का ये दायरा कार या इख्तियार ही नहीं है और ना ही इस तरह FIR रजिस्टर होनी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि 15 रोज़ पहले गिरफ़्तार किया गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को और जुडिशल रिमांड पर दे दिया गया। उन्होंने कहा इसके बारे में ना वकला को मालूम था और ना ही मुलजिम को। ये इस तरह तो बकौल उनके वकील के कार्रवाई नहीं हो सकती। शाह महमूद कुरैशी साहब को भी इसी केस में गिरफ़्तार किया हुआ है और उनको भी 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जहां ये जो हाई कोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट से फैसला आया पिछले दिनों में उसको सेलिब्रेट किया, तो वहीं जो PDM की जमातें हैं ख़ास तौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ उसकी तरफ से तनकीद की गई इस फैसले की। मगर ज़्यादा बड़ा इशू जो है वो ऑब्वियसली इंतखाबात का है। इस वक्त निगरां हुकूमतें हर तरफ बन चुकी हैं मगर कोई क्लैरिटी नहीं है, कोई तारीख हमारे सामने नहीं है कि इलेक्शंस कब होंगे। आइन कहता है कि 90 दिन में होने चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में तो अब महीने हो गए निगरां हुकूमतें जो हैं वो चल रही हैं और अब लग रहा है कि बाकी 2 सूबे और वफाक में भी कुछ ऐसी ही सूरत हाल है। जो वजारत कानून व इंसाफ है उन्होंने सदर साहब को एक ख़त लिख दिया है क्योंकि सदर साहब ने इलेक्शन कमीशन को तारीख के हवाले से ख़त लिखा था और उन्होंने कहा है कि ये अब जो पावर्स हैं इलेक्शन की तारीख देने के ये अब इलेक्शन कमीशन के पास हैं। सदर साहब इसमें कोई ख़ास रोल अदा नहीं कर सकते और अगर उन्होंने इंतखाबात का ऐलान किया भी तो पूरे मुल्क में एक साथ इंतखाबात नहीं हो सकेंगे। मगर इलेक्शन कमीशन या जो अब ये लॉ मिनिस्ट्री की तरफ से मौक़िफ़ सामने आया है, सब PDM की जमातें भी इस मामले से कोई ख़ास मुतमईन नज़र नहीं आ रही। ख़ास तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब बार बार मुतालबा कर रही है कि इलेक्शन 90 दिनों में होने चाहिए। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी तो सुप्रीम कोर्ट भी चले गए हैं इस मामले पर। और सबसे इससे भी ज़्यादा अहम इशू जो इस वक्त महंगाई और बिजली के बिलों के हवाले से सूरत हाल है। मुल्क भर में प्रोटेस्ट और एहतजाज जारी हैं और लग नहीं रहा कि निगरां हुकूमत जो है वो कोई हल अभी तक इस बात का ढूंढ सकी है। 3 दिन एक कैबिनेट मीटिंग चली, बार बार कहा गया कि उसमें ये फैसला होगा कि रिलीफ देना है लोगों को और किस तरह दिया जाएगा। अगर मीटिंग ख़त्म हो गई उसके बाद जो एलामिया आना था, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी, उसकी कोई ख़बर अभी तक नहीं आई। इस सारे मामले पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमें ज्वाइन सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब, सीनियर रहनुमाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और हमें ज्वाइन किया है जावेद अब्बासी साहब ने, सीनियर रहनुमाए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। जी सर, आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को बहुत आपने सेलिब्रेट किया, बट अब तो उनका दूसरा ट्रायल भी शुरू हो गया और वो भी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत। आप लोगों को कुछ तफसील नहीं पता। डू यू थिंक इट्स वरीइंग? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात ये है कि ओवरऑल जिस लिहाज से हमारी जो कानून एक्ट कर रही है या जिस तरीके से लॉज की इम्प्लीमेंटेशन हो रही है, जिस तरीके से हम लॉज को ले रहे हैं, तो ये एक अनप्रेसिडेंटेड एंड प्लस बड़ी
गंभीर किस्म की चीज हो रही है, किसी को कुछ नहीं पता है कि कहाँ से क्या हो रहा है। सर जिनको पता है उनको पता है, सिर्फ आप लोगों को नहीं पता। बात ये कि देखो, जिनको पता है उनको पता है, दैट्स नॉट अ राइट स्टेटमेंट। कानून वो होता है जो हर एक को पता होना चाहिए, जिस पे लागू हो रहा है और जो लागू कर रहे हैं। अगर जो कानून के मुहाफिज हैं, जो आपकी केस प्लीड करते हैं, उनको कुछ नहीं पता तो फिर किसको पता है? जब आप बहुत सारी चीजें देखिए, सिंपल सी बात ये, इन्होंने पिछले 1.25 साल में कोई 200 केसेस कर दिए हैं, और उसकी वजह यह है कि शायद कोई ना कोई केस कहीं ना कहीं तो अड़ जाए। आपने जो कहा ना कि ये इनको रिलीफ मिली है, एक्चुअली इसमें कोई रिलीफ नहीं है। ये सारे प्रॉब्लम्स थी जो पीटीआई चेयरमैन के सामने रखी जा रही थी, इनमें से एक भी सही केस नहीं है। तो जो सही केस नहीं है, जब वो सेट असाइड होना शुरू होता है तो लोग कहते हैं रिलीफ मिले। ये रिलीफ नहीं है, ये पहले ही गलत काम हो रहा था। ठीक है सर, ठीक है। नंबर 1, फॉर एग्जाम्पल, जब आपने ये जो तोशाखाना का केस था, इस केस के अंदर कुछ भी नहीं था। इसमें वो प्ली ली गई है कि जो कहते हैं इलेक्शन कमीशन, जिसकी मियाद 3 महीने, आप 2 साल बाद उसको उठा के डाल रहे हो। पहले तो समझ नहीं आ रही कि इसको उस कोर्ट ने एंटरटेन क्यों किया। फिर जिस तरीके से एंटरटेन किया वो वाकई पूरी दुनिया के लिए एंटरटेनमेंट बन गई। ये तो अब सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, वेरी क्विकली जावेद अब्बासी पे साहब पे भी जाना है, तो ये बताएं कि अब आपका क्या ख्याल है, कब कोई बेल मिलेगी, कब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन जो है वो बाहर आएंगे? उसूलन ये जो बेल, इसकी प्रोटेक्टिव बेल खत्म हुई है। बाकी सारी केसेस के 15-16 केसेस जो रह गए, उनकी जो बेल खत्म हुई है वो इन बेसिस पे खत्म हुए कि ये जो 20-25 दिन ये जब जेल के अंदर थे, जब इनको डाला हुआ था, अरेस्ट किया हुआ था, उसमें हुकूमत वक्त जो थी उनको किसी भी पेशी पे उनको रिप्रोड्यूस नहीं कर रही थी कि आप जाके अपनी पे। अच्छा, उसकी बेसिस पे एक प्रोसीजर होता है कि जब जो जिसके ऊपर केस होता है, अगर वो ना आए तो उसकी प्रोटेक्टिव बेल जो होती है ना, he could be inside for the next 6 months to a year। देखिए, बात ही हो जाती है। अब यहाँ पे सवाल आ जाता है, एक बहुत बड़ा सवाल आ जाता है कि हमारी जो आला अदलिया है, जिन्होंने इस मुल्क के अंदर एक इंसाफ का, या एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आ रहा है जुडिशरी के ऊपर, जुडिशियल सिस्टम के ऊपर क्वेश्चन आ रहा है। अच्छा, ये जुडिशियल सिस्टम के ऊपर जो क्वेश्चन है, ये आज से नहीं है, ये हमेशा से। तो क्या ये टाइम आ गया है कि हम जुडिशियल सिस्टम को रिव्यू करें और उसको बेहतर करें, ताकि किसी के बाद कोई शख्स भी हो, और इसमें हम लोग तो देखें, इनमें पॉलिटिशियन को छोड़ दें, जो असल सफर तो आम लोग हैं। हाँ ठीक है जी, जावेद अब्बासी साहब, सर ये बताइएगा कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तो अपने बहुत मसाइल चल रहे हैं, बट सर जो इस वक्त लोगों के साथ हो रहा है, और बिजली के बिल है, सर आप लोगों की जमात कहीं कोई नजर नहीं आती कुछ कहते हुए इसके बारे में? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी अब प्रेस कॉन्फ्रेंस आज कर दी, और जमात इस्लामी तो खैर प्रोटेस्ट करने जा रही है। सर आप लोग बिल्कुल खामोश नजर आ रहे हैं सारे मामले पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। लेकिन जी, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है कि इस वक्त पाकिस्तान में हर आदमी बड़ा परेशान है। वो बिजनेसमैन है, वो ताजर है, वो जर्नलिस्ट है, वो पॉलिटिशियन है, और कॉमन मैन का तो बड़ा हाल हो गया है कि उनके पास तो इस वक्त इतने पैसे ही नहीं है कि इतने ज्यादा बिल जो है वो जमा करवा सके। अगर किसी 25 या 30 हजार रुपये किसी की आदमी तनख्वाह है, तो 35-40 हजार रुपये बिल किस तरह पे करेगा? तो सर आप लोग इसके बारे में क्या कर रहे हैं? देखिए ना, मैं तो, आपने एक सवाल किया तो उसका जवाब दे ही रहा था कि आपने दरमियान में कहा, तो एक दफा एक बात आप पूछे ताकि मैं बात करूं तो किसी को समझ भी आए मेरी बात ना। तो काइंडली आप सवाल अपना फ्री फ्रेज कर लें ताकि मैं जवाब दे सकूं। सर मैं यही तो पूछ रही हूँ ना सर कि लोग परेशानी में है, ये हमें मालूम है। मैं तो ये पूछूं कि सर आपकी जमात इस पर बात क्यों नहीं कर रही है, एहतजाज क्यों नहीं कर रही? आपको नहीं मालूम ताकि मैं बता सकूं। जी सर फरमाए। नहीं तो मैं कह रहा हूँ कि आप सवाल मुझे पूछे ताकि मैं वो उसका जवाब दूंगा, जो पूछा है मैं तो उसका जवाब दे रहा हूँ। जी जी बोले सर। मैं ये कह रहा था कि ये बहुत ज्यादा, और इसमें हम सब कसूरवार हैं, मैं किसी एक का नहीं कह रहा। इसमें सारी हुकूमतें जो आज तक शामिल, उन्होंने अपने अपने वक्त में सबका रोल प्ले किया है, ताकि आज ये मामला जहाँ आकर रखे हुए हैं। तो किस्मती रही है कि पिछले
तो 5-6 सालों के अंदर इकानमी की तरफ वो तवज्जो दी नहीं जा सकी। ज्यादा वक्त हम सबका या जेलों में डालने में, या जेलों से निकालने में, या नैब के केस बनाने में, या नैब के केस भुगतने में, या अदालतों में जाने के लिए, क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए थी, जो इस मुल्क के अंदर हाइड्रो प्रोजेक्ट लगने चाहिए थे, जो इस मुल्क के लिए IMF से जान छुड़वाने का तरीकाकार था, वो हो नहीं सका। अब जिस मुल्क में आप देखेंगे हम IMF का कर्जा लेने के बाद कर्जा उतारने के लिए भी हमें उसका इंटरेस्ट देने के लिए भी कर्जा लेना पड़ रहा है। सबने लिख के दिया हुआ है IMF के पास की कीमतें हम इतने लेके जाएंगे। ये तो जिम्मेदारी है हम सब की, हम सब इसके जिम्मेदार हैं आज पाकिस्तान के जो हालात यहाँ खड़े हुए हैं। लेकिन मुझे आगे भी कोई इसलिए चीज नजर नहीं आ रही कि ये अभी केयर टेकर सेटअप है, इनके पास भी शायद ना तो इतना कुशन है, ना इनके पास शायद इतनी वो इनके पास मामला है कि ये इतना बड़े फैसले कर सकेगी। फैसला तभी होगा, आज हो 6 महीने बाद हो, इस मुल्क के अंदर फौरी तौर पर फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाए जाए। जो भी क्यादत आए, सारी सियासी जमातें एक दूसरे के साथ बैठे। सर, आपने जो भी बात की कि सब जिम्मेदार हैं, तो सर फिर क्या हम यह आपसे पूछ सकते हैं कि क्या आपके ख्याल में जो मिफ्ता इस्माइल साहब और इसहाक डार साहब आए थे, उन्होंने भी इसमें हिस्सा डाला है इस मसले में? जब मैं कह रहा हूँ कि हम सारे जिम्मेदार हैं, जिम्मेदार इस वजह से हैं तो दायरे हम लोग इक़्तिदार में रहे हैं। हम आज किस तरह इससे जान छुड़ाई जा सकती है? ये किसी की जिम्मेदारी थोड़ी हो सकती है, किसी की बड़ी हो सकती है। लेकिन आज इस मुल्क की जो इकानमी की सूरत आज जहाँ खड़ी है, जो आज ये मुल्क जहाँ खड़ा है, जहाँ आज इतने ज्यादा बिजली महंगी है, आज जो इतनी बड़ी लोगों का इकोनॉमिक क्राइसिस है, आज जो पाकिस्तान का आदमी चिल्ला रहा है, वो एक वजह से नहीं, इसमें सारी सियासी जमातें जो आज तक इक़्तिदार में रही, तो सब ने अपनी अपनी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। और आगे देखना होगा कि कई पाकिस्तान को हम कहाँ लेके जा रहे हैं। अभी भी देखे ना, मैं कई मिसालें दे सकता हूँ कि पाकिस्तान में आज भी लोग पूछ रहे हैं, इतनी अनसर्टेनिटी है, पूछ रहे हैं इलेक्शन होंगे कि नहीं होंगे, सर पूछ रहे हैं पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या है। बिल्कुल सही सर। तो बिजनेसमैन यहाँ इन्वेस्टमेंट करने के लिए कब तैयार होगा, जब यहाँ अपने एंड सर वेरी क्विकली इफ यू अलाउ मी सर, तो आपकी जमात इस वक्त लग रहा है कि वो उन बहुत जो कम जमातें हैं ना जो कह रही हैं कि इलेक्शंस में ताखीर होगी और ये आईनी ताखीर है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का तो सर ये स्टैंड है। नहीं बिल्कुल, मैं आपसे, आप बड़ी सीनियर जर्नलिस्ट हैं, हम आपसे बड़ा पढ़ते हैं, ये किसी जमात के पास अख्तियार नहीं है, ये किसी जमात की चॉइस नहीं होनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को सिर्फ इसलिए बनाया गया था और आइन के मुताबिक उनको सिर्फ एक अख्तियार दिया गया था कि वो पाकिस्तान के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाएं। बिल्कुल ठीक। अगर असेंबली डिसॉल्व होती है तो 90 डेज में करवाएं, और अगर असेंबली अपनी मुद्दत पूरी करती है तो 60 डेज में कराएं। सियासी जमातों की कोई भी ख्वाहिश हो सकती है, इलेक्शन कमीशन उनका पैबान नहीं है, उनको सियासी जमातों को छोड़ने की जरूरत नहीं है। अब तक सुप्रीम कोर्ट में किसी का केस जाए और सुप्रीम कोर्ट का बेंच कहे कि मैं सियासी जमातों को बुला के सुनूंगा। मसला ये है कि आइन पाकिस्तान ये बात कह रहा है कि बिल्कुल ठीक सर। सर अगर आप अब इजाजत दें तो डॉक्टर साहब को भी गुफ्तगू में शामिल कर लें। जी सेनेटर साहब, आप लोग तो जा रहे हैं कोर्ट, आपने सुनी अब्बासी साहब की बात, बट इनकी बाकी जमात तो शायद कुछ और मौकफ रखती है। देखिए, इनकी जमात का मौकफ टोटली डिफरेंट है। जनरली ये है कि जितनी भी PDM की जमातें थी वो उनको पता था कि ये इलेक्शंस नहीं होने, उन्होंने उसी लिहाज से सारे लॉज बनाए। लेकिन मैं आपको एक बात बता देता हूँ, जो आप बिजली की बात कर रहे हैं, आप देखिए इसका जो बेसिक प्रॉब्लम, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने शुरू किया था और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने उसके अंदर अपना हिस्सा डाला है। इन दोनों ने मिलकर जो कैपेसिटी पेमेंट्स के ज़िम्मे में किए, आपको पता है अगले साल हमारे ऊपर 2000 अरब रुपया हमारे ऊपर कैपेसिटी पेमेंट्स चली जाएंगी। 2000 अरब रुपया मैं आपको बता देता हूँ कितना है, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, हम लोगों ने एक जेन्युइनली एक ट्राई कर रहे थे कि इसको, इस चीज को एड्रेस किया जाए। अब मैं आपको बता दूं 2000 अरब रुपया है कितना। 2000 अरब रुपया इस साल के बजट में, पाकिस्तान के बजट में जो डिफेंस बजट और सिविल बजट है ना, वो मिला के 2000 अरब रुपया बनता है, 2 ट्रिलियन। यहां पे आपकी कैपेसिटी पेमेंट 2000 अरब रुपए हो जाएगी, अगले साल की होगी, अगले साल 2024 की। सर अगर आप इजाजत दें तो जावेद अब्बासी साहब के पास लेके जाएं ये नुक्ता। जावेद साहब, अब्बासी साहब आपने सुना क्या कह रहे हैं सेनेटर साहब?
कि आप लोगों ने कैपेसिटी पेमेंट्स जो हैं वो डिफेंस बजट से ज्यादा की रख दी हैं अब पाकिस्तान के सामने। जो उनके साथ मुआहदे थे वो आज वहां पहुंच गए। अगर गमाया साहब बचाव करें मुझे। जी सर। जब 2013 में आप यहाँ थी, गमाया साहब भी थे, जब हमारी हुकूमत आई है तो उस वक्त 18 घंटे जो थी वो लोड शेडिंग हुआ करती, गैस नापैद होगी, सारी इंडस्ट्री बंद होगी। कितना सीरियस क्राइसिस एनर्जी में 2013 में था कि आप देख लें कि चिल्ला चिल्ला के इस तरह का माहौल जो आज पैदा हो रहा है बिजली के, उस वक्त ये था कि बिजली नहीं मिल रही, हम इंडस्ट्री बंद हो गई है, बच्चे स्कूल नहीं जा रहे। हमने 10 से 11 हजार मेगावाट बिजली पैदा करके सिस्टम के अंदर डाली थी। हम मैया साहब से पूछेंगे, इनकी हुकूमत रही है खैबर पख्तूनख्वा में, सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में हाइडल प्रोजेक्ट के लिए 40,000 मेगावाट बिजली पैदा की जा सकती थी और इन्होंने कहा था कि हम 100 से ज्यादा डैम बनाएंगे। इनसे पूछेंगे मेहरबानी करके आपने 1 मेगावाट बिजली पैदा की है सर, आपने कितना डेढ़ साल में ये तो दूसरे एक दूसरे को अगर हम इल्जाम देंगे, ये 1.5 साल ही सर, आपने 3.5 साल हुकूमत की है ना। 3.5 साल में कौन से डैम बनते हैं? सारे एक दूसरे को इल्जाम देतेंगे तो इससे चीजें ठीक होगी। कौन सा इनको इल्जाम दूं, ये डैम की जो फिजिबिलिटी रिपोर्ट होती है वो 2-3 साल लेती है। इन्होंने कहा हमने जिन डैमों के ऊपर काम शुरू करवाया है, जिनके ऊपर काम शुरू करवाया है, वो पिछले 15-20 साल से उनकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट थी, लेकिन वो स्टार्ट नहीं हो रहे थे। ये बात नहीं है कि हमने उनकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स बनवाई हैं, उनकी पहले से बनी हुई थी। हमने उनको कहा है कि स्टार्ट करवाओ। अगर वो ना करवाते, सॉरी ये जो मोमन डैम, बादशाह डैम वगैरह, ये सारे किस उस लिहाज से हो रहे हैं, कहाँ हो रहे हैं? ये 8-10 डैम है जिनके स्टार्ट करवाए, उनकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट हमने नहीं कराए। लेकिन ये बहुत बड़ी, देखिए बात ये नहीं है, वो बिल्कुल ये कहते हैं कि उस वक्त बिजली का वो था, लेकिन उस बिजली से निकालने के लिए शॉर्ट टर्म थिंकिंग प्रोसेस की वजह से आज हम लोग ऐसी जगह फंस गए कि आज हमें पूरा मुल्क गिरवी रखने के बराबर आ गया है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। जी अब्बासी साहब, सर आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ को किस तरह देख रहे हैं सर? अब वो 2 तब्दीली हमें नजर आ रही है, 2 बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज पे पीपीपी जब से आपकी हुकूमत खत्म हुई है सर। एक तो वो ये कह रहे हैं कि इलेक्शंस जो हैं उनमें ताख़ीर नहीं होनी चाहिए, जबकि इनिशियली लग रहा था कि आप और वो एक ही पेज पे हैं सीसीआई में जिस तरह सेंसस को अप्रूव किया गया। और दूसरा सर, वो अब जो इकॉनमी पे भी फैसले थे पीडीएम के हुकूमत से, उसको भी तनकीद का निशाना बना रहे हैं और अपने आप को उससे दूर कर रहे हैं सर। नहीं, ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है। उनको अखलाकी तौर पर भी ये पोजीशन जो ले रहे हैं वो बिल्कुल इसलिए ठीक नहीं है कि जब सीसीआई की मीटिंग हो रही थी, उनके चीफ मिनिस्टर आए थे, हम सबको इस बात का पता था कि अगर ये जो सेंसस की रिपोर्ट है इन्होंने नोटिफाई की तो फिर इलेक्शन डिले हो इसलिए होंगे कि इलेक्शन कमीशन कहेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि जब भी आप नोटिफाई करेंगे डिलिमिटेशन शुरू होगी। इन्हें उस वक्त ये बात करनी चाहिए थी, इन्हें बोलना चाहिए। तो उसके बाद पहले ये कैबिनेट में मामला है, इनके वजीर वहां बैठे होती है, बोले नहीं है। इनको किस तरह ये प्रश्न रह रहे हैं कि 90 डेज के लिए, ये सिर्फ हमारे यहाँ बदकिस्मती है कि हम सर, इसका मतलब है कि आप सबने मतलब कि आप सबका यही इरादा था कि इलेक्शंस में ताखीर हो। बिल्कुल, ये बिल्कुल इसमें दूसरी राय नहीं है। जो वहां बैठा होता उसको पता था कि जो मैं अभी करने जा रहा हूँ उसके नतीजे में हर सूरत इलेक्शन डिले होगी। और मैं समझता हूँ कि हमने खुद जवाब दिया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि हम ये ऐसा काम करेंगे और आप इलेक्शन डिले करें। लेकिन बदकिस्मती ये है कि अगर इलेक्शन एक दफा डिले होते हैं तो फिर किसी की मर्जी से वो टाइम पे नहीं होते, नंबर 1। और नंबर 2, एक दफा कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोविजन वायलेट होना शुरू हो जाती है, फिर इनको रोक कोई नहीं सकता। लेकिन हम हर एक वो काम करते हैं। बात फिर काट रही हूँ, बट ये तो फिर सर पंजाब और केपी में पहले ही वायलेट हो गई थी ना। ये बहुत बड़ी ज्यादती हुई है कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा वो असेंबली डिसॉल्व करना भी बिल्कुल गलत था। कोई जवाब नहीं था उन असेंबली को डिसॉल्व करने का। खान साहब ने एक आईनी वायलेशन तो ताखीर इलेक्शंस में है ना, में आ रहा था। जी जी जी, जी। लेकिन अगर उन्होंने गलत काम किया था, इलेक्शन कमीशन को 90 डेज में हर सूरत इलेक्शन करवाने चाहिए। ये जो केयर टेकर अभी खैबर पख्तूनख्वा पंजाब में बैठी हुई है, मेरी नजर में तो पता नहीं इनके पास मैंडेट भी नहीं है। ये तो 90 डेज के लिए आए थे, उसके बाद इनको किसने एक्सटेंशन दी है, किस प्रोविजन के नीचे ये काम कर रहे हैं? आइन में तो लिखा हुआ है कि जो भी केयर टेकर आएगा वो 90 डेज के लिए आएगा। तो सर वेरी क्विकली सर, आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम, ये बताइएगा कि आपके ख्याल में अब इलेक्शंस कब होंगे, क्या होंगे भी और कब तक होंगे आपके ख्याल में सर? ये मुझे लगता है कि अगर ये 90 डेज में अभी तक ना हुए फिर ये इलेक्शन कहीं भी जा सकते हैं, फिर किसी के पास में कोई चीज नहीं रहेगी, फिर ये हम सब लूजर होंगे और सारे बाद में रोएंगे कि हमसे गलती हुई।
बिल्कुल ठीक। वेरी क्विकली सर, सेम क्वेश्चन टू यू। सिंपल सी बात ये थी कि ये सारे जब मार्च में जब ये हो रहा था दोनों, एक मिनट है ना, मुझे कंप्लीट कर लेने देना। उसमें ये होता तो इन्हीं लोगों ने सारे लॉज बना रहे थे और ये उस वक्त कह रहे थे कि पार्लियामेंट और सारी चीजें कर रहे थे। अनफॉर्चुनेटली मेहमानों का उन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे जो इस वक्त पंजाब में सैलाब की सूरत हाल है। भारत में बारिशें पीछे ज़्यादा हुई, पानी छोड़ा गया, उसकी वजह से सतलज में सैलाब आया और उसकी वजह से अहमदपुर, शर्किया, भावलपुर और भावलनगर जो है उनकी जो दरियाई बेल्ट है उसमें काफ़ी नुकसान हुआ है। हज़ारों एकड़ जो ज़रई अराज़ी है उसके ऊपर जो फसलें थी वो तबाह हो गई हैं। अब कहा यह जा रहा है कि अब जो सैलाब की सतह है उसमें अब आहिस्ता आहिस्ता कमी वाक़ई हो रही है। इस सारे मामले पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमें ज्वाइन किया है आमिर भंडारा साहब, काश्तकार हैं। वेलकम टू द शो सर। सर बताइएगा, इतलात आ रही हैं कि सैलाब की वजह से इन सारे एरियाज़ में मकई, कमाद, कपास, चावल सैकड़ों एकड़ पे इन चीज़ों की जो फसलें थीं वो तबाह हुई हैं। क्या है अपडेट? बहुत शुक्रिया आरफा, आपने ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मौजू था जिसके ऊपर डिस्कशन नहीं हुई। देखें, जब भारत ने पानी छोड़ा है तो वो एंटर होता है गंडा सिंह वाला से। तो ये सिर्फ जो है वो साउथ पंजाब की बेल्ट नहीं बल्कि कसूर से शुरू होकर ओकाड़ा, फिर पाकपतन, भावलनगर, भावलपुर का कुछ एरिया, बिहाड़ी, इन सारे एरियाज के अंदर से गुजरता हुआ जाता है। और एक बात ये आपके नाजरीन को जहन में रखनी चाहिए कि ये पाकिस्तान की सबसे फर्टाइल और मोस्ट प्रोडक्टिव एग्रीकल्चर और लाइफ स्टॉक की बेल्ट है। सही। ये वो एरिया है जहाँ पे सबसे अच्छी और सबसे ज्यादा पैदावारी सलाहियत वाली फसलें होती हैं। और हमने, अगर आप थोड़ा सा इस एरिया को देखें तो ये वो एरिया है जहाँ पे साल में 3-3 फसलें होती हैं। चावल की 2 फसलें काट ली जाती हैं। अभी जिन फसलों का नुकसान हुआ है उसमें प्राइम मिनिस्टर पिछले और चीफ मिनिस्टर पंजाब ने कॉटन के ऊपर बहुत ज्यादा काम किया ताकि जो हमारी एक्सपोर्टेबल क्रॉप है उसको फोकस किया जा सके और उसकी दोबारा जो कल्टीवेशन की जा सके। कॉटन का बहुत ज्यादा लॉस हुआ है। फिर आपकी राइस एक एक्सपोर्टेबल क्रॉप है, उसका नुकसान हुआ है। मकई की फसल जो है उसका नुकसान हुआ है। तिल, सीसेम, उसका नुकसान हुआ है। चारों का नुकसान हुआ है। और देखें, अगर आप थोड़ा सा एक सेफ तखमीना लगाएं तो इस पूरे बेल्ट के अंदर जो कुछ दिन पहले पीडीएमए की भी जो मीडिया पे रिपोर्ट्स चल रही थी उसमें 583 गांव का जिक्र था। अगर हम उनको देखें और कोई 700 एकड़ के करीब अगर हम एक गांव का रकबा देखें तो ये कोई 4.5 लाख एकड़ बनता है। और बहुत सी क्रॉप्स ऐसी थी जो बिल्कुल मैच्योर थी राइस की। और सिर्फ अगर आप उसको बहुत ही मोहतात अंदाजा लगाएं और 50,000 पर एकड़ भी लॉस देखें तो ये 24-25 अरब रुपए का बनता है। ये सिर्फ फार्मर्स का लॉस नहीं है, ये आपकी इकोनॉमी का भी लॉस है। जो आपकी एक्सपोर्ट होनी थी चीजें अब वो नहीं हो सकेंगी पूरी बेल्ट के अंदर। ये बताइएगा कि ये मतलब कि ये क्या अभी रूटीन एक हो गई है, इसको कोई इस तरह का जब पानी इंडिया से छोड़ा जाता है तो इज देयर नो वे टू मिटिगेट दिस कि ये इस तरह का नुकसान हमारी फसलों का ना हो? आशा देखें, इसमें हमने जो ये इस तरह का बड़ा सैलाब है ये तो खैर 88 के बाद देखा है। थोड़ा बहुत पानी आता रहता है लेकिन वो फ्लो के साथ आगे गुजरता चला जाता है। प्रॉब्लम ये है कि हमारे ये जो काम इसको मैनेज करने के लिए इसके लिए बराजेस बनने चाहिए थे जिससे डाइवर्ट होके जो एक्सेस पानी है वो कहीं ना कहीं इरिगेट करे किसी एरिया को। अब चूंकि उसके ऊपर काम नहीं किया तो अभी जो जरूरी था वो ये था कि हम डिजास्टर मैनेज किस तरह करते। अनफॉर्चुनेटली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज प्रोविंशियल और नेशनल लेवल के ऊपर हैं, तहसील और जिले के ऊपर नहीं है। तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की ये कैपेसिटी इतनी ज्यादा नहीं होती कि वो इतने बड़े बड़े डिजास्टर्स को मैनेज कर सकें। तो आने वाले वक्त में शायद हमें ज्यादा लॉस देखना पड़ेगा एग्रीकल्चर के ऊपर, क्योंकि ये वो एरिया है जिसमें अभी आपकी काश्त होनी है बहुत इंपॉर्टेंट क्रॉप्स की। उसमें गंदम भी है और उसमें आलू भी है। और हमने ये देखा है पिछले चंद सालों के अंदर कि हमारे पास जो गंदम की शॉर्टेज है वो चलती चली आ रही है। और अगर हमें और मजीद इस तरह के मामला देखने पड़े तो उसके मामला बहुत ज्यादा खराब हो जाएंगे लोकल लेवल के ऊपर भी और नेशनल फूड सिक्योरिटी के लिए। और सर यही बात कि आने वाले दिनों में अब हमारे लिए ये जो नुकसान हुआ है इससे कितने मसाइल होंगे, कीपिंग इन माइंड यू नो द ओवरऑल फ्रैजाइल इकोनॉमिक सिचुएशन आल्सो?
देखिए, इसमें पहले मैं जिक्र कर दूं कि जो यहाँ पे मामलात फार्मर्स के खराब होंगे वो इस तरह से होंगे क्योंकि जितनी भी यहाँ पे इस एरिया के अंदर क्रॉप्स लगी हुई हैं वो सारी की सारी या तो बैंक्स के जरिए लोन लेके लगाई जाती हैं नॉर्मली फार्मर्स की तरफ से, या आड़ती जो मिडल मैन है मार्केट के अंदर बैठा हो उसकी तरफ से। अभी वो तो लॉस हो गया, उसकी कोई कॉम्पनसेशन मुझे नहीं लगता कि हो पाएगी इतने बड़े पैमाने के ऊपर। आने वाली फसल के लिए पहली बात तो ये है कि आई एम नॉट श्योर कि अगर दोबारा पानी, अच्छी बात है ये डाउन हो रहा है, लेकिन खुदा न खास्ता अगर बारिशें आ जाती हैं और ये अगर इसी हालत में स्टडी भी रहता है तो जिस एरिया के अंदर पानी आ चुका हुआ है वो कुछ 2-3 माह तक तो मुझे नहीं लगता कि कल्टीवेट हो पाएगा, और ये प्राइम टाइम होगा आपकी नई क्रॉप के आने का। फार्मर्स लॉस में होंगे और वो नई क्रॉप नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से कम से कम जो कंट्रीब्यूशन इस एरिया का आपकी नेशनल फूड सिक्योरिटी के इंश्योर करने में होता है वो नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए आपको मजीद जो है इकदाम करने पड़ेंगे, और मेरे ख्याल में अगर हम जदीद सिस्टम्स और टूल्स और अर्ली वार्निंग सिस्टम हमारे पास होते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट बात पैरामेट्रिक बेस अगर क्रॉप इंश्योरेंस हमारे पास होती तो शायद हम किसी न किसी लेवल के ऊपर एटलीस्ट फार्मर्स का कुछ जो है वो कंपनसेशन करके तो उनको आगे बढ़ने में मदद दे सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के से एसोसिएटेड कुछ ख़वातीन जेल में हैं और उनकी बेल की हेयरिंग नहीं हो रही। स्टे विद अस। वेलकम बैक। प्रोग्राम के आखिर में हम जिक्र करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वाबस्ता कुछ ख़वातीन जो मेन 9 के वाक़े के बाद जिनको अरेस्ट कर लिया गया था और अभी तक उनको बेल नहीं मिल रही है। खदीजा शाह, आलिया हमज़ा, सनम जावेद, तैयबा राजा, इन सबको अब ना सिर्फ के बेल की उनकी हेयरिंग नहीं हो रही थी, उनको अब दोबारा जुडिशल रिमांड से पुलिस रिमांड में दे दिया गया है क्योंकि उनके खिलाफ जो इल्ज़ामात हैं उनमें कोई नए चार्जेस ऐड कर दिए हैं। सारे मामले पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद खदीजा सिद्दीकी साहिबा माहिर कानून हैं और ये इन कुछ ख़वातीन को रिप्रेजेंट भी कर रही हैं कोर्ट में। वेलकम टू द शो खदीजा साहिबा। जी बताइए कि ये अब इतने महीनों के बाद उनको वापस क्यों पुलिस कस्टडी में फर्दर तफ्तीश के लिए दे दिया गया है? अब क्या एकदम इतने हफ्तों और महीनों के बाद पुलिस को पता चल गया है कि उनको दोबारा तफ्तीश करनी है? बिल्कुल, इसमें आरिफा ये बड़ा अनप्रेसिडेंटेड है, बड़ा अनयूजुअल है ऐसे सर्कमस्टेंसेस के 111 दिन के बाद पुलिस को याद आया कि जी मजीद ऑफेंसेस लगने हैं, मजीद ऑफेंसेस ऐड होने हैं और चार्जेस ऐड कर दिए गए। और जब हम FIR पढ़ते हैं और जब हम एडिशन ऑफ ऑफेंसेस को देखते हैं तो वो FIR के मतन से कहीं से नहीं वो अट्रैक्ट होते, किसी सूरत वो ऑफेंसेस अट्रैक्ट नहीं होते। ये ऑफेंसेस ऐसे लगाए गए हैं कि जी इन्होंने वॉर वेज की है अगेंस्ट पाकिस्तान, इन्होंने क्रिमिनल कंस्पिरेसी की हुई है। किस तरह की कंस्पिरेसी की है, क्या की है, ये हमारे बिल्कुल भी किसी उसमें नहीं है नॉलेज में। अब बात आ जाती है करंटली जो हो रहा है, ये एक डिलेइंग टैक्टिक है क्योंकि हाई कोर्ट में बेल जो थी वो राइट थी फॉर आर्गुमेंट्स। तो उन्होंने एक हीला बहाना बनाया, उन्होंने कहा कि जी 11 मजीद ऑफेंसेस ऐड कर दूं। और मैं आपको बताती चलूं इसमें से कुछ ऑफेंसेस ऐसे हैं जो सिर्फ डेफिनेशन क्लॉज है। जिस तरह अगर हम 302 की बात करते हैं मर्डर में, वो सजा लगाते हैं, हम सजा का जो ऑफेंस है वो FIR में लगाते हैं। इन्होंने क्या किया कि अगर 120 है, 120 है, जो डेफिनेशन क्लॉज है वो भी डाल दिया है। तो वो एडिशन जो है वो डेफिनेशन क्लॉज की थी, पहले अबेटमेंट लगा हुआ था 109 लगा हुआ था, उसके डेफिनेशन क्लॉज को अब ऐड कर दिया 107। तो ये कभी नहीं होता कि डेफिनेशन क्लॉज को आप ऐड कर रहे हैं और जो मेन ऑफेंस है जो सजा बता रहे हैं वो पहले से ही थे, वो पहले से ही FIR में मौजूद थे। तो बड़ा जो है अनफॉर्चुनेट सीरीज है कि ये अब उनको दोबारा से 3 महीने तो खदीजा साहिबा अब 3 महीने के बाद उनको फिर अब पुलिस कस्टडी में दे दिया है, बट अब आपके ख्याल में आपके पास क्या ऑप्शंस हैं इस इशू को उनको बेल दिलवाने की? क्योंकि ऑब्वियसली अगर उनके ऊपर कुछ इल्जामात हैं तो हम ये तो नहीं कह रहे कि ट्रायल ना हो, मगर बेल का हक तो इन खवातीन का बनता है।
बिल्कुल, और आरिफा इसमें बड़ा क्लियर है, जिस एंटी टेररिज्म कोर्ट में ये केसेस चलेंगे वो बड़ा क्लियरली लॉ स्टिपुलेट करता है कि आपने एफआईआर के 30 डेज के अंदर अंदर चालान कोर्ट में सबमिट कराना है। जब आप चालान सबमिट कराते हो तो ऑफिशियली ट्रायल स्टार्ट होता है। अब कितने दिन हो गए, 109 110 दिन तो हो गए, इन्होंने ट्रायल अभी तक स्टार्ट नहीं होने दिया क्योंकि इन्वेस्टिगेशन ही कंप्लीट नहीं हुई, चालान ही सबमिट नहीं हुआ। तो चालान में मजीद ऑफेंसेस डालने की वजह ही ये है कि इसको मजीद ड्रैग किया जाए, मजीद तफ्तीश की जाए, मजीद इंटेरोगेशन के नाम पे। जी नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। विल बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।